लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के सांसद ही हैं सैनी साहब। राम जी से मेरी गुजारिश थी और साथ ही साथ गुलाटी जी से मंच पर आप राजकुमार सैनी जी को लेकर आए। तालियां हो जाएं एक बार सैनी साहब के लिए। बड़े बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं सैनी साहब। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का डेब्यू भी करा चुके हैं अब तो जींद उपचुनाव में। और आप दोनों से ही मेरी गुजारिश है कि आप राजकुमार सैनी जी का बुके देकर स्वागत करें। तालियां भाई एक बार फिर से हो जाएं। स्वागत में तो हमें तालियां बजानी ही चाहिए, हमारे यहाँ पे वैसे भी कल्चर अपने मेहमान का स्वागत करने का। देखिए, मौका है यहाँ पर कि आप भी अपने सांसद से सवाल पूछ सकते हैं। यूँ तो आपके ही सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप लोग अपने सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, अगर उनके भी कुछ सवाल हैं सैनी साहब से, तो वो भी हमारे जो सहकर्मी इस वक्त मौजूद हैं सभागार के अंदर, आप उन्हें अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपके सवाल यहाँ मंच तक पहुँचे भी और सैनी साहब उनका जवाब भी दें। तो चलिए अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। और राम जी, नाउ इट्स ओवर टू यू। धन्यवाद पूजा। राजकुमार सैनी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें कुछ हटकर बनाती हैं। वो देश के कुछ एक ऐसे चुनिंदा सांसदों में से एक हैं जिन्होंने पंचायती स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक के तकरीबन सभी चुनाव लड़े भी हैं और उसमें जीत भी हासिल की है। सक्रिय राजनीति में 4 दशक से ऊपर इनका पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट कुछ इस अंदाज में है कि ये कहीं पर टिककर रह नहीं पाए, यानी अपना ठिकाना बदलते रहे। पहले चौधरी बंसीलाल, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद बीजेपी, और फिर यहां से शुरू होती है एक नई तरह की चर्चा। वो चर्चा कुछ इस अंदाज में थी कि पार्टी से बिना औपचारिक इस्तीफा दिए हुए इन्होंने अपनी खुद की एक नई पार्टी गठित कर ली। राजकुमार सैनी साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि आपके पूरे पॉलिटिकल करियर में इतना भूकंप, इतना भूचाल कैसे रहा? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और जनता टीवी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक सांसद समिट के अंदर हमें 2 शब्द कहने का एक अच्छा सा मौका प्रदान किया। जो आपने बात की भूचाल की, और आपने कही कि कहीं ठहराव नहीं हुआ। आप किसी चीज का ठहराव कर लें, वो बेईमानी हो जाती है। इस देश का अगर वास्तविक तौर पर क्रेज है वर्ल्ड में, यहाँ पर 12 ऋतुएं हैं, 6 मौसम हैं। जब जैसे जैसे इस देश का मिजाज है, वैसे वैसे इस मिजाज के साथ इस देश की भावनात्मक खूबसूरती भी है। विभिन्नताएं अनेक हैं, लेकिन अनेकों भिन्नताएं होने के बाद भी एकता है। बहुत खुशी होती है। अपने देश से हम बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों में भी घूमे हैं, लेकिन घूमने के पश्चात जो अपनापन, इंसानियत का तकाजा, एक दूसरे के दुख दर्द की शेयरिंग और किसी से कुछ लेना देना ना हो उसके जाके सहपाठी बनना, ये इस देश की कल्चर का अहम रोल है। उस रोल का मैं भी हिस्सा बना रहा हूं। सनी साहब, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। भूमिका आप बांध रहे हैं, ठीक है, लेकिन विषय की जो पृष्ठभूमि है शायद आप उससे बचकर निकलना चाहते हैं। तो गुजारिश आपसे यही रहेगी कि विषय पर जरा आए एक बार लौट करके, और ये बताएं कि ये जो 4 दशकों के अंदर जो उतार चढ़ाव रहा आपके जीवन में, पॉलिटिकल करियर की मैं बात कर रहा हूं, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे? मैं सीधे सीधे, आप पूछना चाहते हैं, मैं सीधे सीधे बता देता हूं। जिस व्यक्ति को पड़ जाए आदत सर झुका के चलने की, वो तो
अपने बाप को भी कुछ नहीं कह सकता, और जिसे हिसाब लेने और देने की आदत हो वो अपने आप से भी हिसाब देता है और अपने बाप से भी हिसाब मांगता है। बस यही एक मेरी प्रॉब्लम है कि ना मैंने कभी हिसाब में मेरिट होल्डर रहा, ना हिसाब में कभी गड़बड़ होने दी और ना कभी की। जिस जिस मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रांत के हम वासी हैं, 5 मुख्यमंत्रियों ने जहां जहां जिसने जो गड़बड़ की उसका उजागर तो उसका विश्लेषण तो उन लोगों ने करना चाहिए था जो उनके साथ थे। लेकिन हम प्रथम बार 1996 में जो बंसी लाल जी के साथ आए, आज मेरे साथ में एक मेरा और बहुत क्लोज मित्र रमेश जी भी बैठे हैं। हम सबको उस बात की नज़दीक से एहसास था कि हम एक छोटे से छोटी बात के लिए भी अनेकों बार उनके गिड़गिड़ाने जैसी पोजीशन हमारे सामने आती थी, लेकिन पत्थर को जोंक नहीं लगती थी। इसलिए हमने सोचा कि जहां अपने लोगों के हितों का हनन होता हो और भावनाओं का गला घुटता हो, उस व्यक्ति के साथ कैसे हमने 3 साल गुजारे ये हमें पता है। लेटर ऑन एक ऐसी स्टेज आई, हमने 3 बार बंसीलाल की सरकार को अपने आप बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि उसकी बेटी कहने लगी कि सारे बागी आपके साथ बैठते हैं। मैं कहा बहन जी, आप के पिता ने और आपने टेंडर ले रखा कि जितने एमपी हैं सबका गला घोट करके उनकी बात ना सुन करके इनको भगाने में जितना अहम रोल आपका और आपके पिताश्री का। हम भी प्रथम बार एमपी एमएलए बने हैं, हमारे भी कुछ अरमान है, हमारे प्रति लोगों के बहुत सारे अरमान हैं। अगर हम उनके जवाबदार ना रहेंगे तो आपके इस मंत्री पद का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके ऊपर उन्होंने कोई पर बोले आप बागियों का साथ छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, हमने छोड़ दिया बागियों का साथ। ठीक उसके 8 दिन बाद पहली प्रेस अगर किसी ने की थी तो मेरे दोस्त रमेश जी कौशिक ने और करण दलाल ने, और फिर हम सब उसमें जुड़े और उसके साथ ही जो है ना उसका निपटान हो गया। जी, आपने जो बातें की अपने परिप्रेक्ष्य में उसको आपने बताया, लेकिन हर बात के 2 पहलू होते हैं, विविध आयाम होते हैं, इसको हम इस तरीके से अगर बोलें तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर हंगामे करता गया, पार्टियां बदलती गईं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं था? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी फिर बता देता हूँ, जो मंत्री पद के भूखे होते हैं या तो पार्टियां उनको मंत्री का पद ना मिले या वो छोड़ जाते हैं, या किसी की कोई काम में बाधा आए वो छोड़ जाते हैं। हमें जो प्रेशर नीचे से लोगों का था उनकी अनसुनी देख करके हमें ये फीलिंग जो है ना 3 साल तक रही कि हम कैसे इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने रखें। जब वो नहीं सुनी गई तो उसे हटा करके ओम प्रकाश चौटाला को बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। लेकिन देखा कि कसाई का साथ छोड़ा था और जल्लाद का साथ पकड़ लिया, तो ऐसे में हमें मालूम हुआ कि ये तो उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। अभी कहते हुए भी पीड़ा होती है कि कई बार एक व्यक्ति, एक बच्चा को रुलाने में नाम आ जाता है, खिलाने में नाम नहीं आता। हमारा नाम बनाने में नहीं आया, हटाने में आया। अगर हम देखें आज ओम प्रकाश चौटाला का परिवार किस बात की सजा काट रहा है, उसी भेदभाव की सजा आज तिहाड़ जेल में काट रहा है। जिस बात से लोगों का मंशा हमारे प्रति थी, उन बातों को लेकर के जब हमने फिर उसके पास भी कहना शुरू किया, उसने देखा कि ये लोग वही हैं जो लोग अपनी बात के लिए, अपनी बात के धनी हैं और लोगों के लिए जीते मरते हैं। ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इस बीच में उसकी भी आदत वही थी जो बंसीलाल की थी। लेटर ऑन उसने फटाक से जो है ना नए चुनाव की घोषणा कर दी। पहले हमारा टिकट काटा, उसके बाद 4 साल तक झूठे शिकायतें लेकर के लगभग 15-16 मुकदमे हमारी आड़त के ऊपर, भट्टों के ऊपर
फैक्ट्री के ऊपर सभी जगह जो है ना रेड मार करके स्टॉक रजिस्टर दूसरे तीसरे सारे मुकदमे बढ़ा दिए। भैया ना कर था, मैं सभी, ये जनता दरबार है, मैं सभी जनता के सामने इस बात के कहूँगा कि जैसा कोई बीजेगा वैसा उसे काटना होगा। हम उसके सर पे ताज रखें और ओम प्रकाश चौटाला हमारे को मिटाने के मंसूबे फाड़ करके हमें जेल में डालने की कोशिशें करें, तो कहीं ना कहीं तो आज उसी बात का हर्ष उसे भुगतना पड़ रहा है। जैसा किसी के लिए सोचेगा वैसा भगवान भी उसके लिए करता है। अच्छा, ये तमाम बातें आपको पार्टी ज्वाइन करने के और पार्टी छोड़ने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि जो पार्टी थी वो ठीक नहीं बरतने थी? के बाद ही पता आप जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उससे पहले क्या आप एनालिसिस नहीं करते थे कि जिस पार्टी को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिससे मैं जुड़ने जा रहा हूँ, क्या वो पार्टी मेरे अपनी विचारधारा से या फिर मेरी जो अपनी बातें हैं या फिर जिस तरीके से मैं खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, या फिर ऐसे मैं बोल दूं इसको स्पष्ट तरीके से कि मेरे अड़ियल रुख के ऊपर या फिर मेरी अपनी बातों के ऊपर क्या वो पार्टी क्या स्टैंड रखेगी, ये एनालिसिस आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद करते हैं क्या? और 40 साल और आपका जो करियर है तकरीबन 4 दशक का, जैसे हमने अभी आपके प्रोफाइल पैकेज में देखा कि 4 दशक लगभग आपका जो है करियर रहा है, पॉलिटिकल करियर, और 40वें दशक के बाद जाके आपको ये इस बात का एहसास होता है कि मुझे अब अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। क्या इस बात को मैं इस अंदाज में देखूं, और जो मेरे पत्रकार मित्र हैं जो वरिष्ठ, वो क्या इस बात को इस अंदाज में देखें कि अब राजकुमार सैनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा किसी दूसरी पार्टी में, इस वजह से कहीं जाकर के अब ये नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं अपनी पार्टी गठित करके? क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? मुझे दो चरणों में आपका सवाल होना चाहिए था। आपने एक ही चरण में दो, ओम प्रकाश चौटाला पे भी और आगे बीजेपी पर भी इतना लंबा सफर आपने एकदम बोल दिया। अब अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो जैसे 4 साल का सफर निकला, तो इसलिए 4 घंटे का सफर तो कम से कम 4 साल को कवर करने में लग जाएंगे। चलिए संक्षेप में एक लाइन में आपसे सवाल पूछता हूं। 4 दशक का आपका पॉलिटिकल करियर हो चुका है, अब जबकि आप कई सारी पार्टी से होकर के गुजर चुके हैं आगे, क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था कि जहां पर आप ज्वाइन करते? इस वजह से आपने अपनी पार्टी लॉन्च की है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से हम 4 साल की तपस झेल करके जब वो उसकी पार्टी का जो है ना खात्मा हुआ, उसका राज गया, तो पता नहीं वो इंक्वायरियाँ कहाँ गई। उसके पश्चात मुझे 2005 में आपके बीच के सफ़र का मालूम नहीं, हमने भजन लाल का राज में भी काम किया है, भले कार्यकर्ता के रूप में 200 गाड़ियाँ उसके साथ जोड़ करके उसकी बल्ले बल्ले की। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उन लोगों ने, एक कांग्रेस की कल्चर है, वहाँ टिकट बेचे जाते हैं, वहाँ कार्यकर्ता की जो कार्यशैली है उसके ऊपर कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। और मैं तो कांग्रेस की टिकट में पॉलिटिक्स के लिए कोशिश कर रहा था। इस बीच में मेरी टिकट कटने के बाद मैं घर पे जब बैठा था तो मेरे भाई मेरे को कहने लगे कि भाई आप जो है ना पिछले 15 दिन से घर से नहीं निकल रहे, वजह क्या है? कोई दिमाग में दबाव, टेंशन? मैंने कहा ना मुझे टेंशन, मैं ज़्यादा भागा, अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। बोले आप काम पे तो निकलो कहीं। मैं फिर भी नहीं गया। 1 हफ्ते बाद फिर वो मेरे से पूछने लगे भाई बात क्या है? मैंने आपका इंतजाम कर दिया और आपको लाख रुपए के महीने का खर्चा मैं दूंगा और आप काम पे बाहर जाओ, कहीं भी जाओ। तब मैंने कहा भाई वो पैसे कहाँ से आएंगे? बोले जो इलेक्शन के चुनाव के खर्चे के पैसे थे वो सारे के सारे मैंने किसी फैक्ट्री वाले को सूद पे दे दिए, वो सूद आपको आएगा और उससे आप काम कर देना। मैंने किसको दिए? उसने साबू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम लिया। मैंने कहा तेने तो सारा माल चोरों के हाथ कर दिया भाई, कमाया हुआ अपना घर के नाखूनों ही कमाई, और वो तो मिलेगा नहीं। मैंने कहा तो उसमें से पैसे वापस लेके दिखा। वापस कुछ आने को नहीं था, वो चोर थे। लेटर उन्होंने पैसे ना देने की बजाय मेरे को फंसाने का काम किया। बोले भाई हमारे साथ हिस्सेदार लड़ जाए फैक्ट्री में। फैक्ट्री में हिस्सेदार करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि मैंने 3 करोड़ का लोन लेगा उसकी फैक्ट्री में हिस्सा कर लिया।
और हिस्सा करने के साथ उसने वो 3 भी हजम कर लिए। मैंने उसको 1 साल बाद कहा, मैं कहा भैया मेरे तो पैसे वापस दे दे, मैं चला। सैनी साहब, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्षमा के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप मूल विषय पर लौटें, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है अच्छा हमारे चलिए। पास। तो वो सफर में हम ढूंढ रहे थे पॉलिटिक्स, और हमें जाना पड़ गया इंडस्ट्री में। वहाँ से जो है ना इतना अनुभव मिला कि हम एक माइनर पॉलिटिक्स अपने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की करता था। बीजेपी में मेरे को दिल्ली के कुछ लोगों ने कहा कि आप बीजेपी में आ जाएं, और कुरुक्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र खाली है। मैं जैसे ही इस बात की सोच के साथ मैंने कहा भाई बड़ी टिकट मांगेंगे, छोटी तो मिल ही जाएगी अपने विधानसभा की। और मेरे को बीजेपी वाला ने, मैंने जवाब दे दिया था, मेरे सिमती साहब इनेलो की टिकट लेके आए तो मैंने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। फिर भी इन्होंने जबरदस्ती मेरे को टिकट दी थी। और मैं जब इस पार्टी में आया तो उस वक्त 8 महीने हुए थे। 8 महीने के अंदर जिस फैसले को लेकर मेरा और बीजेपी का डिफरेंस बढ़ा, अब इस विषय के ऊपर के विकल्प बचा था या नहीं बचा था, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के ऊपर 6 साल तक होती हुई दगाबाजी के खिलाफ फैसला देता है। अब मुझे लग रहा है कि राजकुमार सैनी साहब मेरे सामने बैठे हैं। हाँ जी, अब मुझे महसूस हो रहा है दिल से, अब राजकुमार सैनी जी अपने फॉर्म में आ रहे हैं। जी कंटिन्यू करें। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि बीजेपी ऐसा सरेंडर कर गई कुछ गुंडागर्दी ताकतों के आगे, और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ऐसा हो गया कि जैसे किसी पंचायत का फैसला हो, उसे दरकिनार करके गुंडागर्दी ताकतों के आगे सरेंडर करके उनका समर्थन करने लगी। जिस बैकवर्ड से 90% वोट लिया था उसका विरोध करने लगी। उस विरोध के बाद मैंने पहली बाइट में एक बात कही थी कि अगर सरकार कमजोर के हितों की हिफाजत नहीं कर सकती, उस सरकार में हम खुद में एमपी हों और वो सरकार सरेंडर करके गुंडागर्दी ताकतों के आगे जो वो कहते जाएं उसकी बात मानते जाएं, तो हम ऐसी सरकार का विरोध करते हैं और सरकार हमें रखे या निकाले। लेकिन आज के बाद हम बीजेपी की किसी भी मोशन के साथ, किसी भी नीति के साथ हम खड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन पार्टी के लोगों ने हमारे बैकवर्ड समाज के वोट लिए। 52% में से 45% वोट एक तरफ गए, 5-7% छोड़ गए। लेकिन जब हमारे समर्थन का पक्ष आया तो बीजेपी हमारे विरोध में खड़ी होगी। तो उस जगह जहां अपने लोगों का गला कटता हो, मैं ऐसी राजनीति पे थूकता भी नहीं हूं जैसे बीजेपी वालों ने हमारे साथ किया। तो आप नई बताइए पार्टी क्या विकल्प था? आपने कहा कि कहीं और जाने का विकल्प नहीं था। जब मैंने कांग्रेस देख ली, नेलो देख ली, विकास पार्टी देख ली, अब मुझे लगता है कि बसपा में और या किसी और में तो कोई विकल्प कोई पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अपने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए सिवाय अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म गठित करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अपने लोग कौन? राजकुमार सैनी साहब अभी कुछ समय पहले तक बोला करते थे, कुछ साल पहले तक 36 बिरादरी, अचानक वो बिरादरी घट के 35 बिरादरी हो गई। और अब राजकुमार सैनी जी खुले मंच पर इस बात को बोल रहे हैं कि अपने लोग। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या अपने लोगों की परिभाषा बता सकते हैं? बोले क्या आपने? मैं समझा नहीं। कोई बात। आपने अभी कहा अपने लोग, कि अपने लोगों को लेकर के। मैं ये कहता हूं कि राजकुमार सैनी साहब जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, जी, इस देश के सांसद हैं, एक गरिमामयी स्थिति रखते हैं अपनी राजनीति में। ये अपने लोग कौन? 36 बिरादरी की बात करते थे कुछ साल पहले तक, वो बिरादरी घट के 35 बिरादरी हो गई। ये क्या हुआ? आपने कहा 36, आप ही ने कहा अपने लोग। मैंने इस देश के अंदर 5 बातें, किसी की जेब में कापी पड़ी हो तो जरा देंगे, जो मैंने आपको दे रखी है, किसी की भी जेब में कोई हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने लोग होते हैं अब पूरा अपना देश। चलिए ठीक ठीक। अपने लोग इस देश के लिए मैंने बीजेपी के बहुत आला कमान के अधिकारियों से एक दिन एक बड़े नेता से बात की थी कि जनाब आपने कहा था हम धारा 370 खत्म करें, आपने कहा देश का एक सिविल कोड बनाएं, आपने कहा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए। आपने ये तो क्या करना था, आपने तो ये भी ना किया कि जिन लोगों ने पूरे हरियाणा के अंदर आग लगा दी कि उन्हीं को ही कुछ न कुछ
आप सजा दिलवाएं। आप मुझे ये बताइए कि कहीं राजकुमार सैनी साहब ये तो नहीं सोच रहे हैं कि बखेड़ा खड़ा करना अब मेरा मकसद नहीं, बखेड़ा खड़ा करना अब मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि अब मुझे सीएम बनना चाहिए। सैनी साहब ये तो नहीं सोच रहे हैं कहीं? नहीं, आपने जो सवाल पहले कर रखा, मैं उसका जवाब दे दूं। अपने लोग या 35 बरादरी, इस कॉपी में, ये कॉपी लगभग 10 लाख कॉपी मैंने जनता में अब से पहले बांटी है। हर एक व्यक्ति को मैंने 5 मुद्दों के प्रति, इस देश में ये 5 बातें जब तक नहीं होंगी, ये देश कोई भी, चाहे इसमें इवन बीइंग मोदी, और मोदी से भी बड़ा स्वयं भगवान भी अगर इन 5 बातों के अलावा इस देश को सुधार के दिखा दे, तो मैं उसको गुरु मानूंगा और उसके चरणों से लिपट करके मत्था रगड़ूंगा। अगर कोई बिना इन 5 बातों से 100% आरक्षण, इस 100% में पूरा का पूरा देश आता है, पूरे के पूरे लोग आते हैं। इसमें ना 35 आती है ना 36, ना ये पता किसी को 3500 बरादरियां कि 35 बरादरियां, 3600 बरादरियां कि 36, ये तो एक आम प्रचलन बात है। लेकिन ये जो आप किताब दिखा रहे हैं, इस किताब को मैं देख चुका हूं, समझ चुका हूं। आप मुझे ये बताएं, ये किताबें छपवा करके आप पब्लिक के बीच बंटवा करके क्या आप व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं? हर एक चीज का एक क्राइटेरिया होता है, एक प्रोसीजर होता है, तब वो चीज जाकर के परिवर्तित होती है। उसके लिए हमारी संसद का गठन किया गया है। राजकुमार सैनी साहब गली गली घूम करके अपने समर्थकों के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में, और शायद एक नई अलख जगाने के लिए पब्लिक के बीच में ये किताबें जाकर के बांट रहे हैं। क्या पब्लिक संसद में जाकर के नया नियम बनाएगी या वो जनप्रतिनिधि बनाएगा जो संसद में जाता है? आपने बहुत बाखूब कहा कि संसद में जनता भेजती है सांसद को। जहां जिस संसद में बैठ करके इस देश के 70 साल निकल गए, इस देश के अंदर प्रजातंत्र के नाम पे एक ड्रामा चला आ रहा है, उस ड्रामे को काटने के लिए जनता को दोबारा से अवेयर करके इस देश के राजनीतिक सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए हम जनता को ही अवेयर कर रहे हैं। ये बदलाव कहां से होगा? गली मोहल्ले से होगा? सुन लीजिए, इस देश के अंदर संविधान के अंदर 200 अमेंडमेंट हुए। वो 200 के 200 अमेंडमेंट जब कोई जनता के अंदर प्रतिशोधात्मक आंदोलन खड़ा हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और कोई ना कोई अध्यादेश के जरिए या कोई ना कोई बिल के जरिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। आप जो है एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, एक गरिमामयी अपनी उपस्थिति रखते हैं इस भारतीय राजनीति में। आंदोलन करने की, जहां तक देखिए, जहां तक मेरी समझ है और शायद जो हमारे तमाम दर्शक बैठे हैं उनकी भी समझ होगी, आंदोलन करने की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हमारी कही गई बात को नहीं स्वीकारा जा रहा। आपकी अपनी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में अब तक आपकी अपनी सरकार थी सो कॉल्ड, जबकि आपने इस बिना इस्तीफा दिए आप बीजेपी से अलग हो गए। क्या कोई और तरीका नहीं था लोगों को आंदोलन के लिए प्रवोक करने के अलावा? भैया, मैं आपसे कहा कि इस वक्त जहां सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को लोग धत्ता दे करके 500-400 लोग इतनी बड़ी पार्टी को कठपुतली बना करके नचा दें और सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को छोड़ करके और 500-400 लोगों के प्रेशर में आकर के उनकी बात को सुनना और उनकी बात को मानना शुरू कर दे, वहां एक आदमी की बात सुनने की तो बात छोड़िए, 800 एमपी बैठे थे पूरे प्रदेश के, देश के, और इस देश के अंदर हरियाणा जल रहा था। अगर कोई भी आवाज आपने सुनी हो कि ये क्या गुंडागर्दी हो रही है, इस देश का सिस्टम क्या है, पहले तो थोड़ा बहुत एमपी और एमएलए अपनी बात कहने में सक्षम थे कि अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपको छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। सैनी साहब, जिस दिन से एंटी डिफेक्शन लॉ बना उस दिन से एमपी और एमएलए को कभी भी उसकी सदस्यता रद्द करने की पावर हमारे स्पीकर के पास होती है और पार्लियामेंट या विधानसभा के पास होती है। जहां पर अपनी बात कहने की बात तो छोड़िए दूर, जो एक विषय होता है जिस विषय के लिए कि ये प्रदेश क्यों जड़ा, एक बात के लिए मैंने 193 के अंदर अपना एक सवाल लगा करके तीन दिन तक घूमता रहा
कि आखिर मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बोल साहब से रिक्वेस्ट की, दोबारा मैंने फिर वो सवाल पार्टी फोरम पे गया, फिर बोला सर्वदलीय में जाएगा, आखिर मेरे को टाइम नहीं मिला। और जिस दिन मेरे को टाइम मिला शून्यकाल में, वो मैं लैटरिन में जो है ना निकलता है सवाल, तो उस दिन का शून्यकाल रात के 9:30 बजे। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपकी इसी बात पर आऊंगा और मैं आपके लिए कुछ लेकर के भी आया हूं, अभी आपको दूंगा। अभी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, उस पर हम आएंगे, इसी विषय पर आएंगे अभी लौटकर। आप मुझे ये बताइए, नगर निगम चुनाव में आपकी पार्टी की स्थिति हमने देख ली, इसके बाद आपका जो डेब्यू था यहाँ पर जींद बाई इलेक्शन में, आपकी पार्टी का पहला विधानसभा के स्तर का अगर मैं बोलता हूं चुनाव, तो ये आपका डेब्यू था। यहाँ पर स्थिति देख ली गई। ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि परिवर्तन लेकर आएंगे, लोगों को उनका हक दिलाएंगे, किस तरीके से दिलाएंगे हक? किस तरीके से? जब स्वीकार्यता देखिए ना अपनी देखिए मौजूदा स्थिति देखिए पार्टी की। देखिए काशीराम ने 1980 में मैंने पहला भाषण सुना चंडीगढ़, उसके बाद उस पार्टी को आते आते सत्ता में 40 साल लगे। सत्ता में भी तबाही थी जब काशीराम भी ये नारा दिया करते थे अपने टाइम में, चलिए तीर तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार। सत्ता में कब आए? जब मायावती ने बोला हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं अपने सिद्धांतों को परिवर्तित किया। मैं आपको वही बात कह रहा कि आपने कहा 80 में बीजेपी का गठन हुआ और 96 में प्रथम बार आए। इसी प्रकार से बहुत सारी पार्टियां जद्दोजहद करके आती हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव में हमारे पास सिंबल नहीं था। अलग अलग निचले लेवल पर हमारे एमसी कोई सी सिंबल थे। हम किस किस के बारे में बताएं कि नीचे हमारा एमसी कुछ ले रहा है, हमारा मेयर का प्रत्याशी कुछ चुनाव ले रहा है। कन्फ्यूजन में फिर भी हमने 13,000 वोट एक जगह लिए, 11,000 वोट एक जगह लिए, 9,000 वोट एक जगह लिए। रोहतक में हमने 8,500-9,000 वोट लिए और पानीपत में हमने 12,500 वोट लिए, करनाल के अंदर। इसका मतलब है हमारी पार्टी, और अब हम 14,500 वोट लेकर के अपनी उपस्थिति प्रथम प्रायोरिटी के बाद, लोग तो 200-200, 3,000 वोटों के अंदर गठबंधन सिमट गए। हम तो नए कल हमने पार्टी खड़ी करी, आज हम 15,000 की रेशो लेकर के कहीं भी खड़ा करते हैं। हम 20,000 15,000 वोट लेकर के आपको अपने पास, और वो भी उस परिस्थिति में जब बाई इलेक्शन हो रहा हो। आप पार्टी बड़ी बड़ी डिंगे आंख रही थी, इलेक्शन में जाने की हिम्मत नहीं हुई। बसपा को टिकट देने के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा साफ नाटके। हमने तो प्रथम बार पार्टी बनाने के बाद पहला सिक्का बाई इलेक्शन चुना, और बाई इलेक्शन में 100% जीत हमारी थी। जब बीजेपी ने देख लिया कि ये जीतने वाले हैं, तो एक ही बात फैला दी गई। इतना बड़ा मीडिया सेक्टर उन्होंने तैयार कर रखा था गुड़गांव से 100 लड़कों का, कि बच्चे के नोटिस में ये पहुंच गया कि बीजेपी को समर्थन दे दिया, आश्री ने समर्थन दे दिया, राजकुमार सैनी ने समर्थन। अभी यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो क्या क्या था। सनी साहब, ये विषय इतना गंभीर था कि जब आपकी इस मनोहर कथा और आपके अपने साथियों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में ये मत समझिएगा कि मैं तथ्यात्मकता को दफन हो जाने दूंगा। आप सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी को सिंबल नहीं मिला था। अब तो सिंबल है। अब प्रथम बार हमारे पास सिंबल था। क्या आप हरियाणा की राजनीति में अभी उतरे हैं क्या? मैं अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी फेस वैल्यू होती है, अपनी एक गुडविल होती है, वो चीजें कहा गई। मैंने ये कहा कि जो वोट बीजेपी के पास आए, ये वोट बीजेपी के पास सिर्फ राजकुमार सैनी के 20,000 वोट 2 दिन के अंदर ट्रांसफर, धन बल तन बल और अफवाहों के बाजार से। कि अब मैं क्या कहूं, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। जनता के अंदर ऐसे मैसेज, इस तरह की भावनात्मक, बीजेपी जैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती है, ठीक उसी प्रकार का रोल बीजेपी ने वहां पर अदा कर दिया। अरे बिच्छू जीत जाएंगे, और नहीं तो राजकुमार सैनी जीत नहीं रहा, और उधर जाके वोट कर दो। ये ऐसे इस प्रकार के अफवाहों का भावनात्मक खेल खेला गया। 2 दिन के अंदर हमारे 20,000 वोट ट्रांसफर हुए, नहीं तो बीजेपी कहीं भी 20,000 25,000 से आगे क्रॉस नहीं होनी थी। ये तो एक वोट ट्रांसफर हुआ। जाट वर्सेज नॉन जाट की लड़ाई बीजेपी ने हमने जो लड़ाई जो है ना, भावनात्मक ढंग से ना लड़ करके हिसाब के साथ, कि इस प्रकार से 5 मुख्यमंत्रियों ने एक ही समाज के लगभग जो है ना 52% आबादी को 12% में सीमित कर दिया, और 90% लोग 45% के अंदर सीमित कर दिए। 10% लोगों के पास 55% रोजगार है।
इस सारे हिसाब के आंकलन को हमने तैयार किया था, लोगों को हिसाब के जरिए। बीजेपी ने उसको कैप्चर कर लिया, जाट और नॉन जाट की लड़ाई बना करके हमारी वोट को कैप्चर कर गए। दिल को दिलासा देने का विचार अच्छा है गालिब। हो लगता है आपको दिल को दिलासा देने का, लेकिन जो माहिर हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई का बेनिफिट उठाएगा पोलराइज करने के, आज जाट नॉन जाट की लड़ाई को पोलराइज करके हमारी वोटों में सेंध लगाया। लेकिन अब जनरल इलेक्शन आएगा, बता देंगे कि जजमान बाढ़ कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा, कुछ महीने के पता बाद लग जाएगा। कुछ महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एलएसपी सरकार बनाने जा रही है क्या? आपकी एक बाइट उड़ती उड़ती आई थी हमारे पास, जिसमें सैनी साहब ये दावा कर रहे थे कि मैं जो है सरकार बनाने जा रहा हूं। जरा इसके बारे में कुछ हो जाए, किस आधार पे? देखिए, मैंने हर बार वहां पर जितने भी लोगों के बीच में बात कही कि तुम मुझे हमारे को ये चुनाव जिताए, हम आपको 70 सीटें जीत के दिखाएंगे। अब जनता अगर चुनाव जितवाती तो मैं आपको 70 सीटें ला के दिखाता। जनता ने हमें हमारे वोट को पोलराइज करके जाट वर्सेस नॉन जाट बना करके उधर खींच लिया। देखिए, वोट पोलराइजेशन की अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अलग अलग वो मैटर करता है। मैं बताने लगा, वो मैटर करता है कि आप बताने स्ट्रेंथ कहां पर है, कितनी पकड़ कहां पर है। यहाँ पर आप मुझे विषय पर आए। आप मुझे ये बताएं, कुछ दिन पहले राजकुमार सैनी साहब बड़े तरन्नुम में बोल रहे थे कि मैं जो है सरकार बनाने जा रहा हूं, एलएसपी की सरकार बनेगी। ये किस बुनियाद पर थी ये बात, वो बताएं। ये बात उसी विषय पर कही गई थी कि अगर आप ये सीट हमारे को आप जिताते हैं तो मैसेज जनता में हमारे पक्ष में जाएगा, हम आपको 60-70 सीटें जीत कर दिखाएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, ये राजनीति ये तो मगर क्योंकि परंतु किंतु ये ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि राजकुमार सैनी साहब जिस अंदाज में पहले बोल गए थे कि एलएसपी की सरकार बनेगी, जरा अभी बोल के दिखाएं, तब मानेंगे। मैंने वही बात आज भी अभी आप ये बोल के बताएं ना कि हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं वही बात आपको मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि ये तो हथकंडे अपना लिए एक सीट को देख करके। मैंने बताया कि जजमान बाल कितने बड़े बड़े हैं, ये 2 महीने बाद जो चुनाव आ रहा है इसमें बताएंगे और सरकार बना के दिखाएंगे आपको। ये बात दीगर है कि हमारा हिंदुस्तान 750 साल मुगलों का गुलाम रहा, 350 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। यहाँ 1100 साल की गुलामी के बाद हमारी फितरत गुलाम हो गई है। हमने लोगों को गुंडागर्दी से और भेदभाव से आजाद कराने का मिशन बना रखा है। इस बात को लोग समझ चुके हैं, लेकिन बशर्ते इसके कि वो ना जीत जाए, इसलिए ये वोट ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब भविष्य में ये लोग वहीं खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आज उसी भावना को लेकर के कि हम अपनी मेजोरिटी से सरकार अकेले बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि जी कोई बैसाखी उठा ली जाए, क्योंकि देश को बैसाखियों पे चलने की बड़ी आदत है। इसलिए मैं बैसाखियों में विश्वास ज्यादा नहीं रखता। लेकिन फिर भी आपने पूछा कि अगर 1, 2, 11 हमने कहीं कर लिए तो हम आपको इनको जो है ना उसी पोजीशन से वो औकात दिखाएंगे जिस वजह से आज हमारे को इन्होंने घात लगाया। चलिए ठीक है, हम भी देखते हैं कि बातों की ज्वाला जो है, ये जो आपकी बातों की ज्वाला है, ये वोटों में कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं। चलिए छोड़ते हैं इस विषय को। आपके जो विरोधी जो हैं, दूसरे पॉलिटिशियंस जो हैं, वो आपके बारे में ये ऐसा बोलते हैं कि आप बातों की फिरकी बड़ी लेते हैं। आपने जब गांव गोद लेने की बात थी, जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये बोला था कि आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसद जो हैं कम से कम एक गांव तो जरूर गोद लेंगे, तो राजकुमार सैनी जी यहां भी पैतरा खेल जाते हैं। गांव गोद लेने के लिए उस गांव को चुनते हैं जहां पर पहले से विकास के बहुत सारे काम हो रखे हैं, सड़कें बनी पड़ी हैं, बेहतर तरीके से चीजें तरतीब तरीके से हो रखी हैं। ये कलंदरी चाल कहां से आती है? आपके पास जानकारी अधूरी है। मैंने गोद लिया था गांव सुजुमा, लेकिन कंडीशन बीच में डी साहब ने ये बता दी कि एक कंडीशन है कि 10,000 से ऊपर की आबादी का गांव नहीं होना चाहिए, ना 3,000 से आबादी से ऊपर का गांव नहीं होना चाहिए। फिर एक सीमावर्ती गांव जो बिल्कुल डेजर्ट था, जहां ना पटवार खाना टूटा पड़ा था, जहां डिस्पेंसरी टूटी पड़ी थी, जहां स्कूल टूटा पड़ा था, ना कोई गली बनी हुई थी, ना कुछ सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं था, पौंड सिस्टम इतना गंदा था।
मैंने कम से कम वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं थी, वहाँ कोई वन क्षेत्र नहीं था, वहाँ कोई किसी तरह की भी कोई सुविधा, शहर से कम 20-25 किलोमीटर दूर का इंटीरियर का गांव हल्के में सबसे लास्ट गांव था। मैंने उस गांव को चूज किया और उस गांव के जितने भी मैं विकास में, एक मिनट, सैनी बाबा जी सुनिए, सांच को आंच नहीं होती है। आपको अभी हम सुनवाते हैं कि जिस गांव को आपने गोद लिया था उस गांव की जनता क्या बोलती है, अभी आपको सुनाते हैं। आप पहले आप जरा एक बार आप सुनिए, पहले आप जो है पहले आप पहले आप बाद में बात तो सुन लीजिए, आप उसको बाद में उसी बात पर रहेंगे। नहीं, मैं हम पहले उसी बात पर रहेंगे साहब। आपको बता देता हूँ, पहले जरा आपके लोगों की आपके उसी गांव के लोगों की बातें तो सुन लें, उसके बाद फिर आते हैं। बाद में सुनने वाले भी बैठे हैं, आप भी बैठे, मैं भी बैठा। जिस गांव की गोद लेने की बात आप कर रहे हैं, यहाँ सारे सांसदों ने गांव गोद लिए, मैंने कल्ले ने नहीं लिया, जिसकी कोई निधि स्पेशल नहीं। अच्छा, अब मतलब कि अब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सब सांसदों ने लिए। अब तक जो दावे थे मैं कर रहे थे आप, मैं बताने लगा, एक मिनट आप सुन लें। सभी सांसदों ने गांव गोद लिए, उसका जो है ना स्कीमों के अंदर जो भी अनावरण हो सकता था उसमें एक भी काम बाकी नहीं है। यहाँ तक के मैंने गांव के डिस्प्यूट, जो इंटरनल डिस्प्यूट हैं, वो भी मैंने उनके बिठा करके पंचायतों में लोकतंत्र में लोग कभी गौण नहीं होते, उनकी बातों को सुननी चाहिए पेशेंस के साथ में। पहले हम उनकी बातों को सुन लेते हैं, लोग हैं, उसके बाद आपका जस्टिफिकेशन भी जरूर सुनेंगे। जरा साहब का वो गांव चलाएं जहां जिस गांव को इन्होंने गोद लिया था। ये लोग ग्रामीण, अगर भगवान राम को भी खड़ा कर दें तो मोटे रावण को जाना पड़ जाएगी। सुन लीजिए। हम के लिए कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, बस तो रुकवाई है, उनसे रुके नहीं थी बस, और कुछ नहीं करे ना कोई गाड़ा का, ना सड़क का, ना कहीं का, ना स्कूल का, ना पढ़ाई का, ना कहीं का भी नहीं करे कुछ। आपका नाम जी? जिले सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? सांगण के जी। तो आपका गांव जो है सांसद ने गोद लिया हुआ है? हाँ, लिया था जी, राजकुमार सैनी ने जी। तो गोद लेने के बाद जो कभी है मतलब गोदी से उतारा है कि नहीं उतारा है? ना जी, मारा तो या गली है नहीं काट दिया थोड़ी सी। अगर पूरे गांव की बात करें, कोई विकास के कार्य करवाए हैं उसने? मारा गाँव में कुछ नहीं करे, कोई भी नहीं कुछ करे, जो पहले ही हो रहा जो हो रहा। सांसद जियों ने जब गांव गोद लिया, यहाँ पर 1-2 बार आए तो गांव वाला का खर्चा भी करवाया, लेकिन उसने आज तक कुछ भी नहीं दिया। तो गांव वालों ने डिमांड रखी थी शिक्षा की, लड़कियों के लिए कॉलेज बने, एक बैंक की सुविधा के लिए बोला गया था, और युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की मांग रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर आज तक भी कोई भी डिमांड राजकुमार सैनी ने पूरी नहीं की। राजपती है जी। कहाँ के रहने वाले हो? सांगण के। आपको पता है कि आपका जो गांव है सांसद ने गोद लिया हुआ है? अच्छा जी, ले रखा जी, फिर करे तो कोई नहीं, कुछ गोद तो ले लिया था, करेंगे जिद की बात है। कुछ हमारी तो यहाँ भी खसुआ दिए, बाड़े भी गोबर मारे, गड़िया में उड़ते फिरे जी। मार भया तो कोई खड़े हो ना नाका बटियोड़िया का मारा का गलुआ दी सियाणी टिंडे ले गए सियाणी। तो अगर बात करें विकास के कार्यों की, कोई गली वगैरह या स्कूल वगैरह में कोई काम करवाया उसने? जी, स्कूल में कुछ नहीं करवाया, ले स्कूल में एक गोल चौतरा करवाया, विकास न ला ले वो जी सियाणी ला ले। मेरा नाम महेंद्र राम भजदास है और मैं 5 वर्षों से श्री ऋषि आश्रम का संचालन और मेहनत का कार्यभार संभाल रहा हूँ। तो सांसद ने आपका गांव गोद लिया था जी, गोद लेने के बाद जो है किस प्रकार के विकास कार्य करने को देखने को मिले हैं यहाँ? सांसद निधि की तरफ से कोई खास यहाँ पे प्रगति नहीं है। शुरू के वर्षों में 1-2 वर्षों में कुछ ग्रांटें जो सार्वजनिक तौर से इंटरनेट के माध्यम से भी दिखाई जाती हैं, कुछ निधि, सांसद निधि से कुछ ही ग्रांटें मिली हैं, घोषणा होती रही हैं। पिछले वर्ष यहाँ पे अपना कार्यक्रम था आश्रम में, तो उस दौरान भी 9 लाख रुपए का कार्य उन्होंने घोषणा की थी कि किसी समुदाय केंद्र के लिए, लेकिन ना तो वो समुदाय केंद्र बना है आज तक, ना ही कोई ग्रांट आई है। ये गलियां, ये चौबारा, सैनी साहब जाना यहाँ दोबारा, ऐसा है। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं वहाँ सब रोज झूठ बोल रहे होंगे। मैं वहाँ रोज जाता हूँ, क्योंकि पूरे हरियाणा में जब घूमना होता है तो मोस्टली जो टोहाना साइड। अच्छा, ये जो गली दिख रही थी जिसमें पानी भर दो, ये जो गली जिसके अंदर पानी भर दो, जो बंदा तैर आएगा उसके अंदर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये जो गली आप दिखा रहे हैं, ये झगड़े की गली है। लोग, एक सरपंच टीम बनने नहीं दे रही, दूसरी उसको खुदवा गई। 2 बार ये गली बनी, 2 बार खुदवाई गई। इस जमीन पे डिस्प्यूट है,
इसमें कुछ जमीन लगती है किसी की प्राइवेट, वो प्राइवेट वाला जो है ना उसको गली को बढ़ने नहीं दे रहा। ये 2 बार गली बनी और फाड़ दी गई। ये तो ये जो आप इस तरह के लोगों की बात आप दिखाते हैं, ये तो भगवान को खड़ा कर देंगे, उसके पास भी जवाब नहीं मिलेगा। इतनी दुनिया है। आप सांसद या एमएलए के पक्ष के लोग तो 30-40% ही होते हैं। 60% लोग, आज आप इलेक्शन करो और उससे अगले दिन उसके बारे में उसे पूछना शुरू कर दो तो वो उसी दिन से उसको कहना शुरू कर देंगे। ये तो देश के डेमोक्रेसी का हमारा एक सबको अपनी बात कहने का हक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन 8 लोगों के ऊपर आपकी अकेले की बाइट जो है, आपके अकेले का जो बयान है वो सर्वोपरि है? ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं समझा नहीं क्या कहा। चलिए छोड़िए, मत समझिए इस चीज को। हम आपके 5 सालों के कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं अभी। सांसद साहब ने 5 साल में क्या कुछ किया, क्या बोल दिया, अपनी पार्टी को कहां तक लेके गए, किस पार्टी का गठन कर दिया। आप मुझे ये बताएं, आप मंच पर चढ़ते हैं, आप शूरवीर बोल देते हैं, आप सुअर का बच्चा बोल देते हैं। ये कौन शूरवीर है, कौन सुअर का बच्चा है? ये देखिए, जब आपके जरा जवाब लेंगे आपका। जरा गुजारिश है पहले संसद साहब को और जो दर्शक हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, जरा एक बार उनके माइंड में रिवाइव हो जाए कि सांसद साहब ने तकरीबन 1.5 साल पहले क्या बयान दिया था। आप पहले देख लीजिए, सुन लीजिए, सांसद साहब का जवाब उसके बाद लेंगे, प्लीज। अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया सूर के बच्चों ने। मतलब इतने सूर बच्चे हैं, सूरवीरों ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। और जब रामनोर लोहिया आए, इन सूरवीरों ने फिर रामनोर लोहिया को भी पार्लियामेंट की दहलीज नहीं देखने दी। बातें इतनी स्वीट करते हैं, मुंह में बारूद कहां से भर लाते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आप ये बताएं। मैं आपको अरे ये तो बता दीजिए साहब, ये सुअर कौन है, सुअर, और ये शूरवीर कौन है? आपको कौन है? आप यही सुने ना। आप ये 36 बिरादरी के लोग हैं क्या? पूरा देश देख रहा है जब आपने चैनल चला रखा है। इस बात को पार्लियामेंट की बड़ी स्क्रीन के ऊपर सुनवाया गया कि ये विषय क्या था। ये नहीं कि किसी टीवी चैनल वाले ने खत्म कर दें, 2 लाइन आगे से काट दी, 2 लाइन पीछे से जोड़ दी। ये विषय जो है ना बहुत सारा चलता है। ये विषय क्या था वो मैं समझा देता हूँ। ये विषय किस बात के ऊपर, ये संदर्भ मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बात का संदर्भ कुछ और था, बिल्कुल था। जब अगर आप संदर्भ और था, सुन लीजिए, अगर संदर्भ और था तो आप ये भी जानते होंगे ये बात ये कही गई थी या वैसे माइंड से स्लिप हो गई थी। ये कई बार आदमी किसी दलाली की, आप एक मिनट, आप एक से सुन लीजिए। दलाली की मीठी बवाली बातें मैं नहीं करता। साहब सुन लीजिए, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, बात का संदर्भ आपका 100% जवाब बोल रहे हैं, ठीक हो सकता है, बात का संदर्भ हो सकता है ठीक, लेकिन ये सुअर का बच्चा और शूरवीर कौन था 36 बिरादरी? मैं आपको यही बताने लगा, जब आप सुनेंगे तो आप बताएं। बड़े इत्मीनान से सुने। वहां पर सोनीपत के अंदर एक बैकवर्ड क्लासेस की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में ये बात आई कि भाई आप लोगों का जिसने भी साथ दिया, भीमराव अंबेडकर ने साथ दिया, आपने उसको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। रामनोर लोहिया ने आपका साथ दिया, उसको भी आपने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। तुम इतने सूर के बच्चे हो, मैं कहना ये लग रहा था कि तुम इतने शेर के बच्चे हो कि तुमने आज तक जिसने भी तुम्हारा साथ दिया तुमने उसे जमीन में गिरा दिया। लेकिन ये तुम का मतलब है जो वहां बैकवर्ड क्लासेस के लोग बैठे थे, लेकिन मेरा भाव उनको भी ये कहने का नहीं था। चलिए कि तुम देखिए, इसको जाट समुदाय के लोगों ने पार्लियामेंट तक खींच के ले गए कि ये सूर कहा इसने हमारे को, सूर कहा इसने हमारे को। मैंने कहा भैया तुम अपने मर्जी से आप सोचते हो, उसका तो मेरे पास कोई इलाज है ना। लेकिन मैंने ये मुंह से, और फिर सॉरी भी मैंने उसके तुरंत बाद, क्योंकि सूरवीर के या शेर के बच्चे कहते हुए सूर के बच्चे मुंह से निकल गया था, और सॉरी भी मैंने तुरंत, वो भी उनको मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूं, वो एक शब्द मुंह से स्लिप निकल गया और मैंने उसी पर सॉरी भी उसमें जोड़ दी। लेकिन लोगों ने इसे पार्लियामेंट की बड़ी स्क्रीन पे दिखलवाया था। स्लिप ऑफ द टंग हो गया। चलिए ठीक है, हो सकता है कि आप शेर और सुअर में अंतर करना उस समय मौके की नजाकत को देख करके शेर के बच्चे कहते सूर के बच्चे निकल गए, शायद भूल गए हो।
शायद भूल गए हो। आप मुझे ये बताइए कि आपको वो वाकया याद है क्या कुछ साल पहले का, क्या? जब हरियाणा में जो है हिंसक आंदोलन हुआ था, हिंसा भड़की थी, राजकुमार सैनी साहब जो है उससे पहले बड़े बड़े बयान दे रहे थे। राजकुमार सैनी साहब ये बोल रहे थे कि ओबीसी ब्रिगेड बना देंगे, हिंसा भड़कती है राजकुमार सैनी जी अंडरग्राउंड। देखिए ये क्या हुआ था? देखिए, कमेटी का टूर गया था 14 तारीख को और हिंसा भड़की थी 16 तारीख को। आपको डेटों का भी याद होना चाहिए। हमारी कमेटी का टूर गया था विशाखापट्टनम और वो गया था 14 तारीख को। मुझे नहीं पता था कि पीछे प्रदेश में आग लगने वाली है, ना मेरे को पूर्व अनुमान था इस बात का। लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रच रखा होगा उन लोगों को तो शायद आभास होगा कि हमने कोई डेट रख रखी है, लेकिन हमें उस बात का इस बात का पता नहीं था। लेकिन हुआ क्या था कि 40-50 लोग भिवानी के रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठते हैं और रेल दिल्ली से ही इतनी हमारी मजबूत सरकार रेल को दिल्ली से ही बंद कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि वाह हमने रेल ही बंद कर दी, तो फिर क्या था, रातों रात पूरे प्रदेश की रोहतक की सारी सड़कों के ऊपर लोगों ने जाम लगा दिया। फिर ट्रक वाले बेचारे अपना शीशा टूटने से, गाड़ी टूटने से डरते रहते हैं, वो जाम लगे और उन जामों के अंदर कितनी जिंदगियां तबाह हुई, कितने लोगों की, बहनों की, भाइयों की वहाँ पर जो है ना अस्पताल जाते हुए कितने लोगों की वहाँ पर मौत हुई। ये सारा विषय जिस दिन 16 तारीख आई, हमने 15 तारीख को वहाँ पर हम पहुँचे थे और 14 तारीख को पहुँचे थे। 15 तारीख की ये बात थी कि ऐसे ऐसे रेल रुक गई और वहाँ पर 16 तारीख को पूरे प्रदेश के रोहतक के सारे सर्कल में गुंडागर्दी ताकतों ने जो है ना जाम कर दिया। अब मुझे या तो पहले पूर्व अनुमान होता कि भाई मैं वहाँ लठ लेके खड़ना था जाम के अंदर और मैं यहाँ कैसे आ गया। ये तो लोग बनावटी बातें बना के रखते हैं कि मेरे को माननीय राजनाथ जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप हरियाणा में नहीं आएंगे। मैंने कहा जनाब हरियाणा प्रदेश जल रहा और मैं यहाँ बैठूँ। मैं उसके बाद अगले दिन मैं तुरंत 17 तारीख की टिकट बनवाई और मैं हरियाणा में पहुँच गया। दंगा तो 22 तारीख तक चला। सैनी साहब, इतनी सारी स्ट्रेटजीज आप तैयार करते हैं, क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है आपके जिसको दूर करने के लिए शायद आपने कभी सोचा हो कि इन 5 सालों में प्राइवेट मोशन बिल लेके आना चाहिए था, जैसे अहमद पटेल लेके आए थे। अगर मैं प्राइवेट मोशन बिल लेके आऊं तो मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा। कुछ लेके आए थे ऐसा आप इन 5 सालों में? आपको ये मालूम होना चाहिए वहाँ बहुत सारे लोग बोल के गए हैं। मैंने भी कम से कम इस देश के अंदर संविधान में चेंज करने के लिए बहुत सारी अपीलें, बहुत सारे सवाल लगाए। उनमें अहम लगाया कि हमारे देश के अंदर इन्वायरमेंट पॉलिसी के ऊपर बहुत दुहाई दी जाती है और इन्वायरमेंट शुद्ध रखने मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, जरा इस पर गौर कीजिए, इस पर गौर कीजिए आप जरा। मैंने आपको ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे भाषण पार्लियामेंट के अंदर लोग देते हैं और रोज चलते रहते हैं भाषण। क्या आज तक कभी पार्लियामेंट के अंदर किसी सवाल के जवाब की किसी की के आपने यहाँ पर ये बोला था, इसका हम ये निराकरण कर रहे हैं या इसका समाधान हमने ढूंढ दिया है? आज तक तो मुझे लगता नहीं कि किसी सांसद के पास सिवाय सरकार के मंत्रियों के अलावा किसी को ये जवाब मिला हो कि जो आप बोल के गए थे उसके बोलने का हमने ये एक्शन लिया है। बहुत सारे लोग वहां पर भाषण इसलिए देते हैं कि राजकुमार सैनी साहब दिखाई देगा। राजकुमार सैनी साहब को मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है अभी। कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, संसद से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अब तक इन 5 सालों में 23 डिबेट्स की हैं संसद के अंदर, 23 डिबेट्स की हैं। प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं 0 और क्वेश्चन उठाए हैं 57। राजकुमार सैनी साहब जो 5 सालों में इतना एक्टिव दिखे संसद के बाहर, ये संसद के अंदर घुसते ही मौनी बाबा कैसे बन जाते हैं? आपको ये मालूम होना चाहिए, या तो संसद में उस व्यक्ति की आवाज का कोई कंप्लायंस हो तब तो वहां जाकर के भौंकूं। अगर वहां जाकर के भौंकने का कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा सैनी साहब, तो फिर जाए जनता में मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक वाली बातें आप वहां कीजिएगा। ये भटकाव वाली बातें आप किसी मंच पर किसी गांव के अंदर कीजिएगा, क्योंकि संसद के अंदर सवाल उठाने का एक तरीका होता है।
पटल पर रखा जाता है, उसको एक नंबर मिलता है, फिर आप अपना प्रश्न पूछते हैं, अपनी चीजों को रखते हैं, एक सिस्टम होता है। जो मैंने 57 क्वेश्चन पूछे हैं उनका निवारण हो गया? मैं आपसे पूछ रहा कि जहां से आपने 57 सवालों का आंकड़ा उठाया है, कहीं उन 57 सवालों के जवाब किसी ने ये कंप्लेंट्स का एक का भी? वैसे तो आदमी जितना मर्जी भौंकता जाए उसे कोई रोकता थोड़ी है। लोग ऐसे हैं जो रोज बोलते हैं वहां पर, वो होता है टीवी चैनल पर अपने आप को दिखाना। हम हैं जनता से जुड़े हुए, अगर वहां कोई बात नहीं सुनेगा तो जनता के माध्यम से आने वाली सरकार में दिखा देंगे कि तुम कुछ नहीं हो। चलिए, अब समय का थोड़ा सा अभाव है, बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। राजकुमार सैनी साहब थे, कुरुक्षेत्र से सांसद, बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे और बातें अपनी रखी भी। बहुत सारी बातों को उन्होंने जो है जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। कुरुक्षेत्र से इनका ताल्लुक है। मुझे समापन के दौरान जो है मुझे कुछ एक बातें याद आती हैं। द्वापर युग में, जहां से आप बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र वो इधर थी जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के एक राजकुमार थे, उन्होंने कहा था, केनापि देवेन हृदस्थितेन यथा नियोजितो अस्मि तथा करोमि। मुझे जो अच्छा लगता है मैं कहता हूं, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करता हूं, और मैं ही मैं हूं। राजकुमार सैनी साहब के भाव मुझे ऐसे छलकते हुए लगे। मैं चाहता हूं कि राजकुमार सैनी साहब आने वाले समय में मुझे गलत साबित करें, और मुझे गलत साबित करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप जनता टीवी के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जो आपने आखिर में मेरे से पूछा, इंसान दो तरह के, एक अपने लिए जीने वाले और एक लोगों के लिए जीने वाले। अगर हमें सत्ता से प्यार होता तो ना बंसीलाल छोड़ते, ना चौटाला छोड़ते, ना बीजेपी छोड़ते। हमने कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि से आकर के जनता की उन दुखद विषयों को रख करके इन 57 सवालों के जरिए हमने देश की एनवायरमेंट पॉलिसी रखी, किसानों के दर्द को पशुओं के रूप में, उजाड़ी हुई उनकी खेती के रूप में रखी, न जाने कितने सवाल रखे। उन सवालों का आज भी पार्लियामेंट के अंदर कोई जवाब नहीं है। जिन सवालों के जवाब हम टोने के लिए वहां गए थे, हमें लगता है ये सिस्टम ही गलत है। इस सिस्टम के अंदर जो अंग्रेजों ने इस देश को सिस्टम दिया था कि हम हिंदुस्तानियों के मालिक हैं, ये हमारे गुलाम हैं, और गुलामों की आदत है कि लोअर सदन में बैठ करके जो अपर सदन, अपर हाउस ऑफ लॉर्ड हुक्म देगा उसे हाउस ऑफ कॉमन जो है उसकी पालना करेगा। आज भी इस देश के अंदर वही हो रहा है। जिन्हें जनता चुन के भेजती है वो हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा है, और वहां पर जो पास होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, जो चोर दरवाजे घुसे हुए लोग हैं वो आज इस देश की नीति निर्धारण करते हैं, टिकटें बेचते, बांटते और सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। कहाँ है वो प्रजातंत्र? जिस प्रजातंत्र ने जनता चुन के भेजी सरकार, जिस पार्टी के एमपी ज्यादा बन गए, सरकार बन गई, लेकिन उसे 4 साल तक राज्यसभा में मेजोरिटी ना मिलने की वजह से जो लोकसभा में पारित होता है, अपर सदन हाउस 4 साल तक मेजोरिटी ना होने की वजह से उसे रद्दी के कचरे में डाल देता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और हम चाहेंगे कि व्यवस्था में बहुत कुछ जो सुधरने की गुंजाइश है आप उसमें सुधार करें। और जनता टीवी की तरफ से भी आपको बहुत सारी जो है शुभकामनाएं कि आप जो चाहते हैं, जो परिवर्तन आप चाहते हैं और जो इस देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है, वो परिवर्तन अवश्य हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान। ये है गीता का ज्ञान, ये है कुरुक्षेत्र की धरती का ज्ञान। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सैनी जी। मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे सीईओ दीपक अरोड़ा जी और साथ ही साथ रीजनल हेड सुनील गुलाटी जी से कि वो मंच पर आए और राजकुमार सैनी जी को सम्मानित करें। आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन भी करें। बड़ा गर्म ये सेशन रहा है, काफी तीखे सवाल हुए हैं, काफी नोक-झोंक भी हुई, पर चलिए ठीक है, यही तो बेबाकी वाला अंदाज है राजकुमार सैनी जी का। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।